नमस्कार दोस्तों, मैं जीसी पांडे राजनीति विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के हम आए हैं। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस की इस सीरीज में अभी आज का ये सेट थर्ड है। पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम एक सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में हम हर टेस्ट में 20 क्वेश्चंस ले रहे हैं और ये आपके एग्जाम के होने तक लगातार सीरीज चलती रहेगी। थ्योरी के साथ प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। आपके एग्जाम से पहले आपकी एक बेहतर तैयारी के लिए हम अपने इंस्टीट्यूट के साथ में जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जो उसके टीचर्स हैं और उसकी जो अदर हमारे जो लोग हैं साथ में काम करने वाले, सभी लोग उसके लिए कमिटेड हैं और एग्जाम के पहले तक आपकी पूरी प्रिपरेशन हम कराएंगे। ठीक है, ये पूरी सीरीज ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के आ रही है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार वो क्वेश्चन पूछे गए हैं और या आगे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं के थोड़े से फॉर्म को बदल करके रिपीट कर दिया जाता है। ये जो मेरा अपना खुद 15-16 सालों का जो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का और जो उससे पहले कई तरह के एग्जाम्स को देने का, इंटरव्यू देने का, फला करने का, ये सब एक्सपीरियंस जो मुझे है, मैं उसके बिहाफ पर कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट आपसे पूछा गया है या इनडायरेक्ट पूछा गया है, उसी के बिहाफ पर कई और क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए उसको थोड़ा सा गहराई में जाके समझना बहुत जरूरी होता है और यही हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम इस सीरीज के माध्यम से वो दे पाए। ठीक है, इसलिए आप लगातार चैनल के साथ बने रहिए। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं कि सर हम ये चीज और चाहते हैं, या आप कोचिंग के दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप लोग बात कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। इनसे रिलेटेड एडमिशन के लिए भी आप लोग फोन कर सकते हैं। मॉडल टेस्ट पेपर भी हमारा कुछ सेट बन गया है, कुछ सेट नया बन रहा है, जिसको अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग कोचिंग के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करें हम लोग और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत नेतृत्व के बहुआयामी तथ्य को प्रकाशित करता है। कौन सा सिद्धांत नेतृत्व के बहुआयामी तथ्य को प्रकाशित करता है। अब यहां पर मैंने आपको पहले बताया था कि हमेशा हम मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर लें। नेतृत्व के बहुआयामी तथ्य, ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल फैक्ट्स, ठीक है, किसके, लीडरशिप का, नेतृत्व का बहुआयामी तथ्य को प्रकाशित करता है। बिहेवियरल थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, सिचुएशनल थ्योरी या इनमें से कोई नहीं। अब जरा इसको देखें, आंसर इसमें होगा सिचुएशनल थ्योरी। क्या होगा आंसर? सिचुएशनल थ्योरी। अब ये है क्या? सिचुएशनल थ्योरी है क्या? एक्चुअल में जो नेतृत्व होता है और उसके जो फॉलोअर्स, जो लीडरशिप होती है और उसके फॉलोअर्स होते हैं, थोड़ा इसकी गणित को समझना होगा आपको। एक्चुअली जो लीडरशिप होती है, लीडरशिप के जो फॉलोअर्स होते हैं, दोनों में एक कोरिलेशन होता है, सहसंबंध होता है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि बेसिकली लीडर वही है जो उसके फॉलोअर चाहते हो उसको समझे, उसको करे, वही क्या है, लीडर होता है। ऐसे में लीडर को सिचुएशन समझना बहुत जरूरी होता है। ये जो सिचुएशनल थ्योरी है वो यही कहती है, क्या कहती है कि लीडरशिप को हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि जो उसके फॉलोअर्स हैं या जो उसके वोटर्स हैं, भाई जिन्होंने उसको सत्ता पर बैठाया है, वो चाहते हैं कि तुम हमारी बात को समझो, हमने जिस काम के लिए बैठाया उस काम को करिए, और अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको पावर से हटा देंगे जब उनको मौका मिलेगा। तो ऐसे में अपने फॉलोअर्स को, ठीक है, अपने फॉलोअर्स की बात को समझते हुए, ठीक है, सिचुएशन को समझते हुए अगर आप अपनी नीतियों में परिवर्तन कर रहे हैं तो ऐसी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? सिचुएशनल थ्योरी कहते हैं। ठीक है, और ये जो सिचुएशनल थ्योरी होती है, ये हिंदी में इसको हम परिस्थिति जन्य सिद्धांत भी कहते हैं। परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है और परिस्थितियों के अनुसार जो बदल जाए अपने वोटर्स के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए, एक्चुअल में उसे ही नेतृत्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अपवाद के सिद्धांत। अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थ्योरी ऑफ एक्सेप्शन किसने दिया था? टेलर, गिलक्रिस्ट दंपति, मैकफार्लैंड और सर्वलिंग। ये थ्योरी है
टेलर की। किसकी थ्योरी है? टेलर की। क्या था इस थ्योरी में? एक्चुअली आप टेलर को जो जानते हैं, स्पेशली एक जानते हैं आप इनको वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत के रूप में, वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत, और इसके अलावा आप इनको जानते हैं, इन्होंने थ्योरी दिया था बॉस की। बॉस थ्योरी में क्या था? इन्होंने 8 तरह के बॉस बताए थे इन्होंने, ठीक है। 4 जो बताए थे पॉलिसी मेकिंग के तौर पर बताए, 4 जो है वो पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड थे, और 4 जो थे वो इंप्लीमेंट से रिलेटेड थे, ठीक है। तो आप इनको इसलिए जानते हैं, और टेलर को आप इस तरह पर जानते हैं कि टेलर बहुत सख्त मिजाज वाले थे, ठीक है ना। सख्त से मतलब यहां पर यह था कि ये हार्ड वर्कर थे, और ये चाहते भी थे कि हर कोई क्या करे? हार्ड वर्क करे, ठीक है। जो बंदा आगे काम करके ऊपर गया होता है, क्या कह सकते हैं कि मेहनत करके आगे बढ़ा होता है, वो चाहता है कि हर कोई हार्ड वर्कर बने। ये थोड़े सख्त थे, और चूंकि परंपरागत चिंतकों में आते हैं, चाहे हेनरी फ्योल हो, चाहे वो जो है टेलर हो, तो परंपरागत चिंतक जितने भी, यानी शास्त्रीय चिंतक जितने भी थे, क्लासिकल थ्योरी वाले, ये सब अगर आप कोई अनुशासनहीनता कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो ऐसे में कार्मिकों के लिए बड़े सख्त होते थे। लेकिन अपनी इस विचारधारा के विपरीत इन्होंने एक थ्योरी दिया था, उसको हम बोलते हैं अपवाद का सिद्धांत। इसमें इन्होंने, जैसे आप एल्टन मेयो को पढ़ेंगे, तो एल्टन मेयो ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप सख्त ऑब्जर्वेशन करिए कार्मिकों पर, और आपके ऑब्जर्वेशन के कारण ही कार्मिक काम करेंगे। ये इसके विपरीत, जबकि टेलर क्या कहते थे कि कार्मिकों पर सख्त निगाह रखनी चाहिए, गलत काम के लिए पुरस्कार, गलत काम के लिए दंड, और सही काम के लिए पुरस्कार की अवधारणा होनी चाहिए। यही बात हेनरी फ्योल भी कहते हैं। लेकिन एल्टन मेयो इसके विपरीत थे। उसी के अपनी मूल विचार के विपरीत इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उसे बोलते अपवाद का सिद्धांत। इस अपवाद के सिद्धांत में टेलर ने कहा था कि जरूरी नहीं है कि कार्मिकों पर हमेशा निगाह ही रखी जाए। यहां पर बदल दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि कार्मिकों पर हमेशा निगाह ही रखी जाए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई बहुत आवश्यक कार्य नहीं है, कि जिससे कोई अगर गलत थोड़ी सी भी हो जाएगा तो उससे समस्या क्रिएट हो सकती है, अगर ऐसा कोई काम नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें यह करना चाहिए कि हमें अपने मूल या मेन इंपॉर्टेंट जो काम है, दूसरे जो अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे कामों पर हमें बहुत ध्यान देना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके पीछे इनका उद्देश्य यह भी था, इसके पीछे इनका उद्देश्य यह भी था कि भाई हम संगठन के दूसरे कामों पर ध्यान दे पाएंगे, और छोटे छोटे कार्य जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उन पर अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यह इनका उद्देश्य था, ठीक है। चलिए, तो यह था इनका सेकंड का अपवाद का सिद्धांत। किसने दिया था? टेलर ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसने नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरह वर्णित किया है? इस किसने नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप, अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरह वर्णित किया है? लास्की, डाइसी, फाइनर, हेवार्ट। अधिनायक का मतलब क्या होता है? यहां अधिनायकवाद से मतलब है कि आप एक ऐसी लीडरशिप क्रिएट कर रहे हैं, आप एक ऐसी हार्डकोर ब्यूरोक्रेसी क्रिएट कर रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अधिनायकवाद जो है वो बोलते हैं। इसमें जो ये सिद्धांत दिया था, बेसिकली ये सिद्धांत जो है वो हेवार्ट का है। किसका है सिद्धांत है? हेवार्ट का सिद्धांत है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। हेवार्ट साहब ने क्या कहा था, थोड़ा इसको समझना होगा आपको। हेवार्ट साहब पहली चीज तो इन्होंने ये क्रिटिसाइजर थे, आलोचक थे किसके? नौकरशाही को जो बहुत ज्यादा शक्तियां प्रदान कर दी जाती है, खासकर लोकतांत्रिक देशों में भी आपने देखा होगा, और इससे पहले जो हमारे तानाशाही देश थे वहां पर भी नौकरशाही भी शक्ति उनको, चाहे लोकतांत्रिक प्रणाली दे, चाहे कोई उनको ऑटोक्रेसी वाला सिस्टम हो वो दे, यानी तानाशाही प्रणाली हो वो दे, या लोकतांत्रिक प्रणाली हो दे, शक्ति किसी के लिए भी क्या होती है? खतरनाक हो जाती है। लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि शक्ति जो होती है वह एक मदमस्त हाथी की तरह होती है, वह उसका सदुपयोग भी कर सकते हो, उसका सदुपयोग भी हो सकता है, उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। और इतिहास बताता है कि किसी के पास भी ज्यादा शक्ति जब आ जाती है
तो प्रायः वह उसका दुरुपयोग करता है, चाहे वो संस्था हो, चाहे वह कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहां पर लॉर्ड हेवर्ड साहब ने एक किताब लिखी थी, द न्यू डेस्पोटिज्म, द न्यू डेस्पोटिज्म, न्यू डेस्पोटिज्म। इस न्यू डेस्पोटिज्म में इन्होंने नौकरशाही की जो बढ़ती हुई शक्तियां हैं इसकी तीव्र आलोचना किया था, जबरदस्त आलोचना किया था। और उसमें उन्होंने बताया था कि जिस तरह से शक्तियां नौकरशाही की बढ़ाई जा रही हैं वह इस तरह से एक वो यानी खुद ब्यूरोक्रेसी एक लीडरशिप की तरह काम करने लग रही है। यानी ये कह सकते हैं आप एक लाइन में इसको कि नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्तियों से चिंतित थे और ये नहीं चाहते थे कि नौकरशाही में इस प्रकार की शक्तियां आए कि वह इसका दुरुपयोग करे। ठीक है, और उसके पीछे एक कारण है, अभी ये क्वेश्चन आएगा समझौता, तो मैं उसमें इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, जिसको इससे सेट 2 में भी एक क्वेश्चन उस तरह आया था, तो उसको हमने बताया था, अभी बताते हैं आगे हम आपको। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं। याद रखिएगा, सही को यहां पर अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, इस पर ध्यान देना है। जहां पर नहीं का आए वहां पर अपने आप से खुद पेपर में अंडरलाइन कर लीजिएगा, अगर अंडरलाइन नहीं हुआ तो। नहीं तो कई बार आप पढ़ते हैं और गलती हो जाती है। सिविल सर्विस इट्स प्रॉब्लम एंड फ्यूचर, किसने लिखा था? E.N. ग्लैडन ने। सही सुमेलित नहीं है कह रहा है, सिविल सर्विस इट्स प्रॉब्लम एंड फ्यूचर, सही है, इन्हीं की किताब है ये। नागरिक आधारित प्रशासन, शासन का हृदय, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने यह कहा था नागरिक आधारित प्रशासन, ठीक है, शासन का हृदय है। एशियन ड्रामा गुन्नार मेडल, ठीक है, यह भी सही है। एशियन ड्रामा किसने लिखा था? गुन्नार मेडल ने लिखा था। तो कुल मिलाकर के ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है। ये गलत है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस, फ्रैंक मेरनी, फ्रैंक मेरनी, यहां पर डैश लगना चाहिए। किसने लिखा है? फ्रैंक मेरनी ने। गलत लिखा है। ये एक्चुअल में जानिएगा आप लोग, ये फ्रैंक मेरनी की नहीं है, ये एक्चुअल में इसको लिखा था वाल्डो साहब ने, प्रोफेसर वाल्डो साहब थे, इन्होंने इसको लिखा था। ठीक है, तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा विकल्प। ठीक है, डी विकल्प हो जाएगा इसका, डी विकल्प। प्रोफेसर वाल्डो का ये की किताब है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस। इसको आप हिंदी में कह सकते हैं उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन। अब यहां बात आई थी फ्रैंक मेरनी की, तो जरा जान लीजिएगा आप लोग कि फ्रैंक मेरनी ने जो लिखा था किताब वो क्या थी। फ्रैंक मेरनी साहब ने मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव के बारे में किताब लिखा था। ठीक है ना, मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव क्या है आप लोग जानते हैं। अमेरिका का एक शहर है मिन्नोब्रुक, जहां पर लोक प्रशासन के विद्वान सबसे पहली बार जो इकट्ठा हुए थे वो 1968 में इकट्ठा हुए थे, 1968 में। उसके बाद उसी सम्मेलन में तय हुआ था कि हर 20 साल बाद हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पर मिला करेंगे और प्रशासन के समक्ष जो नई चुनौतियां आती हैं उन चुनौतियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला सम्मेलन हुआ इसका 1968 में, कहां पर? मिन्नोब्रुक में। अमेरिका का एक बहुत कह सकते हैं मशहूर शहर है मिन्नोब्रुक। और दूसरा हुआ था 1988 में, तीसरा हुआ था 2008 में, तीसरा हुआ था 2008 में, और इसके बाद अगला होगा भी 2028 में। कहां पर? अमेरिका के मिन्नोब्रुक शहर में ही होगा। ठीक है, जो पहला सम्मेलन हुआ था उसी पहले सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य में मिन्नोब्रुक साहब ने किताब लिखा था, और उसमें किताब का नाम था टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव। टुवर्ड्स मैं लिख दे रहा हूं, टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव, मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव। किसने लिखा था इसको?
फ्रैंक मेरनी साहब ने लिखा था, फ्रैंक मेरनी ने लिखा था, ठीक है। लेकिन इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस ये किसने लिखा था? प्रोफेसर वाल्डो साहब ने लिखा था, ठीक है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक एफ.डब्ल्यू. टेलर से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक एफ.डब्ल्यू. टेलर से संबंधित नहीं है? शॉप मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स। शॉप मैनेजमेंट टेलर साहब ने लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अभी मैंने आपको बताया था, वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत हिंदी में बोलेंगे इसको, ये भी इन्हीं की थी। द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल भी इन्हीं की थी। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये किताब इनकी नहीं थी, ये किताब इनकी नहीं थी। तो ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा? सही, ये सही हो जाएगा। और यानी इसके हिसाब से आंसर आपका ये हो जाएगा। तो गलत क्या होगा? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये किताब किसकी? टेलर की नहीं थी, जबकि शॉप मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स ये किताब जो है वो एफ.डब्ल्यू. टेलर की ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा आप लोग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस पुस्तक के संपादक कौन थे? अभी चूंकि पहले ही क्वेश्चन आ गया, इससे पहले कौन थे संपादक? ड्वाइट वाल्डो साहब, यानी प्रोफेसर वाल्डो, यहां गलत लिखा हुआ है, प्रोफेसर वाल्डो होगा, ठीक है। अभी इससे पहले हमने बताया ही आपको, प्रोफेसर वाल्डो, ठीक है। और फ्रैंक मेरनी की किताब क्या थी वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो इसमें आंसर सीधे क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक तथ्य प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है? तथ्य यानी फैक्ट प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है। क्या कह रहा है विकल्प आपके? यह लोकतांत्रिक मापदंडों के अनुरूप होता है, यह लोकतांत्रिक मापदंडों के अनुरूप होता है, सही बात है, बिल्कुल। यह समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता है, विशेषता नहीं है भाई। खुली भर्ती, अगला भी देख लेते हैं, यह क्षमतावान तथा योग्य लोगों को आकर्षित करता है, बिल्कुल आकर्षित करती है। खुली भर्ती के लिए, खुली भर्ती होती ही इसीलिए है, ठीक है। यह भर्ती के लिए अधिक विस्तृत स्रोत प्रस्तुत करता है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, ये गलत होगा। यानी कुल मिलाकर के अगर आप आंसर के हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा इसमें? यह समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता है। अरे भाई, ठीक है, खुली भर्ती का मतलब ही होता है कि ओवरऑल कंपटीशन, ओपन कंपटीशन, जो योग्य होगा उसकी भर्ती होगी, जो अयोग्य होगा वह क्या होगा? छट जाएगा। अयोग्य से मतलब यहां पर हमारा भर्ती के समय योग्यता, हमेशा योग्यता योग्यता की बात नहीं होती है। इसका मतलब नहीं जीवन में किसी भी तरह से असफल हुआ है वह अयोग्य है, नहीं, या उस परीक्षा के लायक ही नहीं था, नहीं, उस परीक्षा के समय वह अयोग्य था, किसी भी कारण से अयोग्य हो गया हो, यह नहीं दिखाता कि आप वास्तव में अयोग्य हैं, ठीक है। आइए, इसलिए कभी जीवन में मत समझना कि कोई व्यक्ति हो कि अगर किसी भी कारण से वो फेल हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह योग्य नहीं है। एक्चुअल में उस भर्ती के समय वह योग्यता अपनी साबित नहीं कर पाया, उसका कारण कुछ भी हो सकता है। कूटनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कूटनीति के बारे में, कूटनीति आप सब लोग समझते हैं, डिप्लोमेसी, ठीक है। राजनीति विज्ञान में कूटनीति का बड़ा महत्व होता है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में प्रशासन की और राजनीति की जो बेहतर जानकारी होती है, भौगोलिक परिस्थितियों की बेहतर जानकारी होती है और विश्व इतिहास की बेहतर जानकारी होती है, तो आप कूटनीति को जो है एक बेहतर कूटनीतिज्ञ हो सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं? कूटनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है पूछ रहा है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का वार्ता के साधन द्वारा प्रबंधन की कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का वार्ता के साधन द्वारा प्रबंधन की कूटनीति। अगला, कूटनीति राजनीति की ऐसी व्यवस्था में काम करती है जिसमें युद्ध एक संभावना है, यह भी सही है, यह भी सही है। कूटनीति राजनीति की ऐसी व्यवस्था में काम करती है जिसमें युद्ध एक संभावना है। भाई जाहिर सी बात है ना कि अगर दो देश या दो से अधिक देश ऐसे हैं जहां पर अगर विवाद और गहराया, असहमति और गहराई, तो युद्ध भी हो सकता हो, तो वहां पर कूटनीति से ही रास्ता निकाला जाता है ना। और फिर कह रहा है कूटनीति जितनी प्रासंगिक होगी
जबकि पूर्ण असहमति हो। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कुछ गलत कह रहा है। यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर ये लिखा जाएगा कूटनीति तभी प्रासंगिक होगी। कूटनीति क्या होगी? तभी प्रासंगिक होगी जबकि पूर्ण असहमति हो। कूटनीति तभी प्रासंगिक होगी जबकि पूर्ण असहमति हो। अगला कह रहा है, इस पर ध्यान देना होगा हमको, आपको। कूटनीति में सफलता का अर्थ यह होता है कि अन्य राष्ट्रों को अपने दृष्टिकोण पर आने के लिए मना लिया जाए। यह भी सही है। गलत इसमें क्या होना चाहिए? गलत कह रहा है, गलत है। क्या गलत है? सी ऑप्शन। क्या गलत है? सी ऑप्शन गलत है। क्यों ऑप्शन गलत है? जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, इससे आपको और चीज समझ में आ जाएगी कि यहां पर कह क्या रहा है। कह रहा है कूटनीति तभी प्रासंगिक होगी जबकि पूर्ण असहमति हो। ऐसा नहीं होता। पूर्ण असहमति का मतलब यह होता है अगर कहीं पर बिल्कुल भी असहमति है, बिल्कुल सहमति की बात नहीं होती है, तो वहां कूटनीति काम ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि कूटनीति तभी काम करती है जब वार्ता होती है। जब क्या होती है? वार्ता होती है, चर्चा होती है, सम्मेलन होते हैं, कुछ समितियां बनती हैं, औपचारिक अनौपचारिक मुलाकातें होती हैं। जब कुछ गुंजाइश रहती है तभी तो बात करेंगे। अच्छा, मान लीजिए कहीं आप गए और आप रिश्ता देख रहे हैं, शादी की बात हो रही है, आप दोबारा वहां कब जाते हैं? जब लगता है कि नहीं भाई हमारी कुछ बात बन सकती है, कोई एक पसंद है, कोई एक पसंद नहीं है, कम पसंद है, आप कुछ और जानना चाहते हैं, किसी बात पर बात अटकी है, तो वहां पर आप दोबारा जाएंगे। जब दोबारा जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं संभावना बनी है, अब हमें और आगे चर्चा बढ़ानी चाहिए, तो हम आगे और जाएंगे। लेकिन पता चला कि सेकंड टाइम गए और एकदम पूर्ण विराम लग गया, तब क्या होगा? तब क्या फिर वार्ता करने जाएंगे? नहीं। जैसे भारत और चीन के बीच में वार्ता हो रही है, भारत और चीन के बीच में वार्ता हो रही है, भारत के साथ बांग्लादेश की वार्ता भी हो सकती है, हो रही है, लेकिन क्या पाकिस्तान से वार्ता हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि पाकिस्तान के इससे हमारे जो ताल्लुकात हैं वह असहमति की स्थिति में हो गए हैं। कैसे असहमति की स्थिति में? इसलिए हो गए हैं क्योंकि अब तक पाकिस्तान ने जितने भी वादे भारत से किए हैं एक को भी निभाया नहीं है। जब उसके वादे का कोई मतलब ही नहीं रहता तो ऐसे में आप सहमति की बात क्या करते हैं? जहां पर कुछ सहमति की गुंजाइश रहती है वहां पर कूटनीति काम करती है, जहां पर पूर्ण असहमति होती है वहां कूटनीति नहीं, कोई भी नीति काम नहीं करती है। इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कूटनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत क्या है? कूटनीति जो है तभी प्रासंगिक होगी जबकि पूर्ण असहमति हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से लोक प्रशासन के किस विद्वान को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन के बाद हम। निम्नलिखित में से लोक प्रशासन के किस विद्वान को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? हर्बर्ट साइमन, टेरी, मिलेट और ड्रोर। यहां पर डायरेक्ट आंसर है हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन समझिएगा, हर्बर्ट साइमन को किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? हर्बर्ट साइमन वास्तव में प्रबंध सिद्धांत वाले हैं। ठीक है, यानी इन्होंने प्रबंधन का सिद्धांत दिया था, यानी इनका संबंध किससे था? मैनेजमेंट से था। इनका संबंध किससे था? आप कह सकते हैं इनका संबंध लोक प्रशासन से था, राजनीति से था। ठीक है, लोक प्रशासन से था और राजनीति से था, लेकिन इनका संबंध किसी भी आधार पर जो है वो किससे नहीं था? इनका संबंध किसी भी आधार पर अर्थशास्त्र से नहीं था। किसी प्रकार से इनका संबंध अर्थशास्त्र से नहीं था। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हर्बर्ट साइमन साहब को जो नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार ये 1978 में मिला था, 1978 में मिला था। और किसके लिए मिला था? ये नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए मिला था। अब आप कहेंगे साहब ये अर्थशास्त्र कैसे मिल गया? समझिएगा इसको। बेसिकली इन्होंने बहुत ध्यान समझिएगा, इस पे आगे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने निर्णयन का सिद्धांत, आप सब लोग जानते होंगे, इन्होंने क्या दिया था? निर्णयन का सिद्धांत दिया था। और जो इन्होंने निर्णयन का सिद्धांत दिया था, इस निर्णयन के सिद्धांत में इन्होंने यह बताया था कि जो निर्णयन होता है, जो डिसीजन मेकिंग होती है,
जो निर्णयन होता है वह सीधे सीधे अर्थ को प्रभावित करता है। यानी जो है, जैसे हम कोई निर्णय लेते हैं, अगर उसको सही समय पर निर्णय लिया, उचित समय पर निर्णय लिया, तो उससे हमारे बहुत सारे आर्थिक लाभ हो सकते हैं। और अगर हमने सही निर्णय नहीं लिया या देर से निर्णय लिया तो हमको उसका आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यानी इन्होंने निर्णयन की आर्थिक उपयोगिता को साबित किया और इसी आर्थिक उपयोगिता, निर्णयन की, डिसीजन मेकिंग की आर्थिक उपयोगिता के कारण ही इनको 1978 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये याद रखिएगा, जीवन में एक निर्णय इन्होंने कहा था कि जिस प्रकार देर से न्याय अन्याय है, उसी प्रकार देर से निर्णय भी अनिर्णय है। देर से निर्णय भी अनिर्णय है। यहां एक बात और आपको जानना चाहिएगा, हर्बर्ट साइमन ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रशासन में कंप्यूटरीकरण की शुरुआत की। इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि अगर हम निर्णय में कंप्यूटर को शामिल करते हैं तो हमें ऐसे निर्णय लेने में कोई भी समस्या नहीं होगी जो वस्तुनिष्ठ निर्णय होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप डिसीजन होते हैं। जैसे कि मेरे पास पैसा है तो मैं आपको दूं, नहीं पैसा है तो नहीं दूं। तो वहां पर तो फैक्चुअल है ना, वहां पर सीधे कंप्यूटर कर दीजिए, यस और नो, जो होना है होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी आगे तर्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम क्या कहता है, विभागीय संगठन के 4 आधारों का विचार किसने दिया है? विभागीय संगठन के 4 आधारों का विचार किसने दिया? ठीक है, हेल्डन ने, हेनरी फेयोल ने, एस वालास ने, लूथर गुलिक ने। आंसर होगा लूथर गुलिक। किसने दिया था आंसर? लूथर गुलिक ने दिया था। क्या दिया था इन्होंने आंसर? लूथर गुलिक ने 4P थ्योरी दिया था। 4P थ्योरी दिया था। इसमें इन्होंने पहले P को कहा था पर्पस, दूसरे P को कहा था प्रोसेस, तीसरे P को कहा था पर्सन और लास्ट P को कहा था इन्होंने प्लेस। यानी पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस, इसे कहते हैं 4P थ्योरी। और चूंकि इन्होंने ये बताया था, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, इसमें दूसरा क्वेश्चन जो बनता है क्या, 4P थ्योरी में इन्होंने ये बताया था ये 4 स्तंभ हैं किसी संगठन को स्थापित करने के लिए। इसीलिए इन्होंने कहा था किसी भी संगठन में इन चारों के बिना कोई काम नहीं चल सकता है, किसी भी विभाग का निर्माण या विभाग का संचालन नहीं हो सकता है। इसीलिए इस 4P थ्योरी को हम विभागवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। विभागवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या हो जाएगा इसमें आंसर? डी हो जाएगा, लूथर गुलिक। आइए अगला क्वेश्चन, यह किसने लिखा? नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फलती फूलती है। नौकरशाही या किसने लिखा कि नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फलती फूलती है। लास्की, W.A. निस्कानन, मैक्स वेबर, रेमजे मोर। नौकरशाही के बारे में कल भी बात हुई थी और आज भी बात हो रही है। इसके बारे में आप जानते हैं किसने दिया था? रेमजे मोर ने दिया था। किसने सिद्धांत दिया था? रेमजे मोर ने। क्या कहा था? नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फलती फूलती है। ये बात किसने कही थी? रेमजे मोर। यहां रेमजे मोर को थोड़ा और समझिएगा डिटेल में। रेमजे मोर वो थे, ये क्या थे? ये नौकरशाही के आलोचक थे। ये भी क्या थे? नौकरशाही के आलोचक थे। यहां पर आलोचना से मतलब ये नहीं था कि नौकरशाही का विरोध करते थे, वास्तव में ये भी नौकरशाही की शक्तियों का विरोध करते थे। नौकरशाही की शक्तियों का विरोध करते थे। इनका मतलब यह था कि नौकरशाही जो है मंत्रिमंडल के उत्तर, यानी नौकरशाही जो जवाबदेह होती है वह सरकार के प्रति जवाबदेह होती है और वह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। और वह सरकार के प्रति जवाबदेहता की आड़ में कई बार क्या होती है, लोगों का शोषण करने लगती है। जैसे आप कभी देखते हैं कि पुलिस सरकार के लिए उत्तरदायी है, सरकार के प्रति जवाबदेह है, जनता के प्रति प्रायः उसकी जवाबदेही खत्म हो जाती है और वो कई बार क्या होती है, पब्लिक की सिक्योरिटी करने की बजाय पब्लिक का एक्सप्लॉयटेशन करने लगती है। इसी आधार पर इन्होंने कहा था। और इन्होंने जो है रेमजे मोर साहब ने तीखी आलोचना करते हुए क्या कहा था नौकरशाही के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, कि नौकरशाही अग्नि के समान है। क्या कहा था? नौकरशाही अग्नि के समान है। जैसे आग के बिना
आपका कोई काम चल नहीं सकता है, और अगर आग लग जाए तो कुछ बच भी नहीं सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने ये बताया कि अगर नौकरशाही सेवक के रूप में काम करे तो वह बहुमूल्य है, लेकिन अगर नौकरशाही स्वामी के रूप में काम करती है, अगर नौकरशाही सेवक के रूप में काम करे, यानी हमारी आपकी सेवा करने के लिए बनी है, तब तो क्या है ये? तब तो ये बहुमूल्य है। लेकिन अगर ये क्या करे, अगर ये स्वामी बन जाए, यानी जनता के मालिक के तौर पर काम कर रहे, तो फिर समझ लीजिए कि इससे ज्यादा घातक भी कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने क्या तुलना किया कि नौकरशाही अग्नि के समान है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, किसने ये कहा था कि नौकरशाही अग्नि के समान? किसने कहा था? रैमजे मेयर साहब ने कहा था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। प्रदत्त विधायन की व्यवस्था से निम्नांकित में से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? प्रदत्त विधायन की व्यवस्था से निम्नांकित में से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? प्रदत्त विधायन यानी इसी को इंग्लिश में कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। प्रदत्त विधायन की व्यवस्था से निम्नांकित में से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? विधायिका की, विधायनी समितियों की, नौकरशाही की, मंत्रिपरिषद की। विधायिका यानी लेजिस्लेशन, विधायनी समितियों यानी लेजिस्लेटिव कमिटीज, नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी, मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद की। आंसर होगा इसमें सी। प्रदत्त विधायन की व्यवस्था से किसकी शक्ति में वृद्धि हुई? किसकी शक्ति में वृद्धि हुई है? नौकरशाही की। कैसे शक्ति वृद्धि हुई है समझिए। एक्चुअल में नियम हो, कानून हो, या आप उसी को कह सकते हैं विधि, नियम हो, कानून हो या विधि हो, इसका निर्माण करने का अधिकार किसके पास है? इसका निर्माण करने का अधिकार है विधायिका के पास। किसके पास है? विधायिका के पास ये शक्ति है, यानी लेजिस्लेशन के पास शक्ति है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है ये बताने की यहां पर कोशिश की जा रही है क्वेश्चन के माध्यम से। ये आजकल हो ये रहा है कि विधायिका जो है वो मोटे तौर पर, ठीक है, मोटे तौर पर, या कह सकते हैं आप इसी को मोटा मोटी, ठीक है, तौर पर ये एक कानून बना देती है। मोटा मोटी तौर पर एक कानून बना देती है और उस कानून में यह व्यवस्था कर देती है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि डेलीगेशन कर देती है कि बाकी जो कानून होंगे, जो उसके बाद नियम उपनियम प्रक्रियाएं होंगी, वह उसको नौकरशाही बना लेगी, सरकार बना लेगी। ठीक है ना। अब होता क्या है कि इसी व्यवस्था का दुरुपयोग कर दिया जाता है। इसी व्यवस्था का दुरुपयोग हो जाता है कि जो विधि निर्माण का कार्य है वो विधायिका से हट करके कहां पे आ गया? एक तरह से नौकरशाही के पास आ गया। और जैसे ही ये अधिकार नौकरशाही के पास आ जाता है, नौकरशाही कई बार मनमानी उसका इस्तेमाल करने लगती है, और जैसे ही ये मनमानी इस्तेमाल करती है उसको हम नौकरशाही की निरंकुशता या प्रशासनिक निरंकुशता भी कहने लगते हैं। ठीक है। और ये जो प्रशासनिक निरंकुशता है कहीं ना कहीं ये जनता के लिए ही नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि मैंने अभी कहा ना कि नौकरशाही को वह असीमित शक्ति प्राप्त हो जाती है जो शक्ति उसको नहीं मिलनी चाहिए। और अभी इससे पहले बात हुई हमारी आपकी कि शक्ति का दुरुपयोग अधिक संभव होता है, सदुपयोग कम होता है। ठीक है। तो यहां पर जो है आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन निर्णय निर्माण की प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थक नहीं है? निम्न में से कौन निर्णय निर्माण यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सिद्धांत का समर्थक नहीं है? रिचर्ड स्नाइडर, SW इंक, HJ मॉर्गनथाउ, और डी है बर्टन स्पेन। 13 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट भी किया गया है। इसमें निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में रिचर्ड स्नाइडर भी शामिल हैं, SW इंक भी शामिल हैं, और मोरगांधाओ भी शामिल हैं। इसमें बर्टन स्पेन शामिल नहीं है। इसमें बर्टन स्पेन शामिल, मॉर्गनथाउ
एक्चुअली इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक हुई है, ये मॉर्गनथाउ है, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। निम्न में से कौन निर्णय निर्माण की प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थक नहीं है? कौन नहीं है? मॉर्गनथाउ नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका सी, आंसर इसका हो जाएगा सी। यहां पर इसी ध्यान दीजिएगा कि निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है, डिसीजन मेकिंग की जो प्रक्रिया है, उसमें दरअसल कई सिद्धांत हैं। उसी में एक सिद्धांत है यथार्थवादी सिद्धांत। यथार्थवादी सिद्धांत, और यथार्थवादी सिद्धांत का जो जनक माना जाता है वो हैंस मॉर्गनथाउ को माना जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी थी, पॉलिटिक्स एमंग नेशंस। पॉलिटिक्स एमंग नेशंस, पॉलिटिक्स एमंग नेशंस, इन्होंने इस बुक को लिखा था। और इस बुक में इन्होंने बात किया था किसकी, कि राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है। और इसमें इन्होंने ये कहा था कि जो है, जब हम निर्णय निर्माण की बात करते हैं, तो उसमें यथार्थवादी सिद्धांत को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन उस यथार्थवादी सिद्धांत में जो डिसीजन मेकिंग थ्योरीज जो आई हुई थी, उस पर काम करने की अगर हम बात करेंगे तो उस पर बर्टन स्पेन ने भी काम किया है, एसडब्ल्यू इंक ने भी काम किया है, और रिचर्ड स्नाइडर ने भी काम किया हुआ है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक शास्त्री ने प्रक्रिया की संकल्पना राजनीति शास्त्र में की है? प्रक्रिया की संकल्पना राजनीति शास्त्र में की है। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक शास्त्री ने प्रक्रिया यानी प्रोसेस की संकल्पना राजनीति शास्त्र में की है, ठीक है। तो प्रक्रिया की संकल्पना किसने की? गार्नर, पॉल जेनेट, लोकोंक और बेटले। प्रक्रिया के बारे में बात किया है बेटले साहब ने। किसने बात किया है? बेटले साहब ने। आंसर हो जाएगा इसका डी। बेटले साहब ने क्या कहा था? आर्थर बेटले ने राजनीति शास्त्र में सर्वप्रथम जो है प्रक्रिया की संकल्पना की बात किया था। और यह बात इन्होंने प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, इनकी एक बुक थी, ठीक है, और वो काफी पॉपुलर बुक थी, उसका नाम था द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि किसी व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न समूहों के बीच में जो पारस्परिक अंतरक्रिया होती है, वह पारस्परिक अंतरक्रिया ही क्या होती है? प्रक्रिया होती है। क्या होती है? प्रक्रिया होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, आप लोग चाहे तो इसको कभी अगर मिल जाए तो ले सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और इस पर आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगी ये, ठीक है। इसको आप लोग, इसका जो मेन आर्टिकल है उसको आप पढ़ भी सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट इंग्लिश में है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। किसने लिखा था? प्रक्रिया की बात किसने किया था? बेटले ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्थोन प्रयोगों को किसके नेतृत्व में किया गया था? हार्थोन प्रयोगों को किसके नेतृत्व में किया गया था? फिफ्नर के, एल्टन मेयो के, गुलिक के, वुड्रो विल्सन के। आंसर होगा एल्टन मेयो के। क्या होगा? एल्टन मेयो के। एल्टन मेयो को आप जानते हैं, ये शिकागो में प्रोफेसर भी थे और मानव संबंध सिद्धांत के प्रणेता थे। मानव संबंध सिद्धांत का इन्होंने क्या किया था? प्रतिपादन किया था। शिकागो में ही हार्थोन नामक स्थान पर एक प्लांट था और उसको कहते हैं बेस्ट वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल प्लांट, ठीक है, बेस्ट वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी, ठीक है। इस कंपनी में ही इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। मानव संबंध जो है इन्होंने प्रयोग किया था। और जो कि ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। मनुष्य को इन्होंने केंद्रित रखा था, यानी मनुष्य को इन्होंने अपने शोध के केंद्रबिंदु में रखा था और बिल्कुल टेलर के विपरीत थे। जैसे टेलर कहते थे, टेलर के बारे में कहा जाता है कि टेलर ने मनुष्य को मशीन की तरह इस्तेमाल किया था, मनुष्य को मशीन बना दिया था। और उन्होंने वे चाहते थे कि विपरीत परिस्थिति के तौर पर
कार्मिक काम करें, यानी इस आधार पर कार्मिक कार्य करें कि उनसे मैक्सिमम उत्पादन लिया जा सके। लेकिन अब उसके लिए चाहे दंड की व्यवस्था ही क्यों ना हो, चाहे उनको आर्थिक जो है लालच की अवधारणा के साथ काम ना करवाया जाए। एल्टन मेयो साहब थोड़ा उनके विपरीत थे। एल्टन मेयो साहब ने उत्पादन पर अपने प्रयोग में यह देखने का प्रयास किया कि उत्पादन पर थकान, विश्राम और अवकाश की अगर व्यवस्था किया जाए, ठीक है, जो थक जाते हैं लोग काम करते हुए, ठीक है, उसके आधार पर उनको विश्राम दे दिया जाए। इसके साथ साथ उन्हें अगर जरूरत पड़ने पर छुट्टी दे दी जाए, अवकाश दे दिया जाए, तो उसकी इस व्यवस्था का क्या असर पड़ता है उत्पादन पर, ठीक है ना, क्या असर पड़ता है उत्पादन पर। और मैंने चूंकि बताया आपको अभी कि शिकागो में बेस्ट वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी का प्लांट था, ठीक है, और एग्जैक्टली ये शिकागो में एक जगह थी हार्थोर्न, और उसी के आधार पर ही इसको क्या कहा जाता है, इनके प्रयोगों को हार्थोर्न प्रयोग भी कहा जाता है। तो फिलहाल हार्थोर्न प्रयोगों को किसने नेतृत्व में किया गया था, हार्थोर्न प्रयोगों को किसके नेतृत्व में किया गया था, एल्टन मेयो के। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि हार्थोर्न प्रयोगों के अंतर्गत जो है वो 3 प्रकार के प्रयोग किए गए थे। पहला प्रयोग था मानवीय प्रवृत्तियां तथा भावनाएं प्रयोग, मानवीय प्रवृत्तियां तथा भावनाएं प्रयोग। दूसरा प्रयोग था इसमें प्रकाश व्यवस्था प्रयोग, प्रकाश व्यवस्था प्रयोग। और जो तीसरा प्रयोग था वो कार्मिकों के मध्य में अंतर संबंधों को जांचने के लिए किया गया था, और उसका नाम था बैंक वायरिंग प्रयोग, बैंक वायरिंग प्रयोग। ये 3 प्रयोग इसके अंदर किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित, देखिए ध्यान दीजिएगा, 20 क्वेश्चन हम करा रहे हैं। 20 क्वेश्चन में कई बार आप लोग वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं। भाई ये भी हो सकता है कि उसके एक आध दो क्वेश्चन थोड़ा सरल आ जाए, या एक आध दो क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन हम उतना अच्छा ना करें, ठीक है, क्योंकि हमें देखना पड़ता है समय भी कि हम 1 घंटे के अंदर ही वीडियो को समेट लें, क्योंकि कई बार आप लोग लंबे वीडियो को देखना पसंद नहीं करते। मेरे भाई रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो अगला 16, 17, 18 भी हो सकता है, 19, 20 भी हो सकता है, इसलिए वीडियो को बीच में मत छोड़ा करिए, पूरा देखिए। और हर क्वेश्चन में हम कोशिश करते हैं कि एक बेहतर एक्सप्लेनेशन दे सके। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी एक हर्बर्ट साइमन द्वारा वर्णित निर्णय निर्माण प्रक्रिया की, हर्बर्ट साइमन द्वारा वर्णित निर्णय निर्माण यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की गतिविधि नहीं है। यानी ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि हर्बर्ट साइमन द्वारा वर्णित निर्णय निर्माण प्रक्रिया यानी डिसीजन मेकिंग की गतिविधि में शामिल नहीं है। आसूचना, प्रारूप, चयन, फीडबैक, प्रतिक्रिया। आसूचना, प्रारूप, फीडबैक, प्रतिक्रिया, चयन। वास्तव में आंसर होगा इसका डी। फीडबैक को उन्होंने शामिल नहीं किया था, इन बाकी ये तीनों शामिल थी। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था और ये थर्ड था। कैसे समझा रहा हूं मैं आपको अभी। तीनों में इन्होंने बताया था कि डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। अगर हम आसूचना की बात करें तो आसूचना को हम बोलते हैं इंग्लिश में इंटेलिजेंस, यानी बिना सूचनाओं के आप जो है कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। दूसरा इन्होंने क्या बताया था, प्रारूप। दूसरा इन्होंने क्या बताया था, प्रारूप। प्रारूप यानी डिजाइन एक्टिविटी, डिजाइन एक्टिविटी। और पहला क्या था, इंटेलिजेंस एक्टिविटी। और इन्होंने कहा कि किसी भी समस्या के समाधान के 3 चरण होते हैं। पहले तो परफेक्ट इंटेलिजेंस यानी परफेक्ट सूचना होनी चाहिए। दूसरा प्रारूप यानी एक समस्या के कई समाधान होते हैं और उन सभी संभावित विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए। तीसरा इन्होंने बताया था चयन। चयन यानी आप चाहे इसको चॉइस कह लीजिए, चाहे इसको सिलेक्शन कह लीजिए, सिलेक्शन एक्टिविटी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो तीसरा क्या बताया, चयन। कहा कि चयन में भी एक चयन है कि आप किसका चयन कर रहे हैं। अगर गलत व्यक्ति का चयन, अगर गलत इसमें से मॉडल भाई चुन लिया, भाई आपको शादी करना है, एक समस्या है, शादी करने के लिए बहुत सारे लड़का लड़की मौजूद हैं, ठीक है ना, उनमें से किसी एक से शादी करनी है। वह एक कौन है, वह एक वह भी हो सकता है जो अभी कुछ दिन पहले घटना हुई है, ठीक है ना, जहां पर एक व्यक्ति जो है सुसाइड कर लिया बेचारा। तो चयन में भी चयन है, याद रखिएगा इस बात का कि वहां पर भी गड़बड़ी नहीं होनी
चाहिए। और साइमन का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था डिसीजन मेकिंग थ्योरी। डिसीजन मेकिंग में उन्होंने बताने की प्रयास किया कि एक निर्णय आपका, सिर्फ एक निर्णय आपकी लाइफ को ऊपर उठा भी सकता है, कोई भी निर्णय, और एक निर्णय आपकी लाइफ को नीचे गिरा भी सकता है, आपको बर्बाद भी कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभाव दो कर्ताओं के मध्य एक संबंध है। प्रभाव, इफेक्ट, दो कर्ताओं के मध्य एक क्या है, संबंध है, जिसमें एक कर्ता किसी दूसरे कर्ता को वह कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है जिससे वह अन्यथा निष्पादित नहीं करता। प्रभाव की यह परिभाषा किसकी है? प्रभाव की, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है पर बहुत मजेदार क्वेश्चन है। प्रभाव दो कर्ताओं के मध्य एक संबंध है जिसमें एक कर्ता किसी दूसरे कर्ता को वह कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है जिससे वह अन्यथा निष्पादित नहीं करता। प्रभाव की, इसकी प्रभाव की यह परिभाषा किसकी है? बर्ट्रैंड रसेल, रॉबर्ट ए डहाल, ये डॉल लिखा हुआ है जो है, कहीं कहीं पर रॉबर्ट डहेल लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर रॉबर्ट डहाल लिखा मिलेगा, ठीक है, और कहीं कहीं पर रॉबर्ट ढाल भी लिखा मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली स्पेलिंग इनकी ये होती है, पढ़ने को कोई कुछ भी पढ़ ले, कोई बात नहीं, आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका आंसर सही होना चाहिए। क्या कहा इन्होंने कि प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ये कह रहे हैं कि प्रभाव एक ऐसा तंत्र या व्यवस्था या सिस्टम या एक्टिविटी हो सकती है जिसको करने वाले ने किया नहीं है लेकिन उसका प्रभाव पड़ रहा है, और उस प्रभाव का परिणाम यह हो जाता है कि जो उससे प्रभावित होता है वह काम कर सकता है। ठीक है, यानी प्रभाव दो कर्ताओं के मध्य एक संबंध है जिसमें एक कर्ता किसी दूसरे कर्ता को वह कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है। वह करता नहीं है लेकिन आप उससे प्रभावित जरूर हो जाते हैं। ठीक है, उत्प्रेरित करता है जिससे वह अन्यथा निष्पादित नहीं करता। प्रभाव की यह परिभाषा किसकी है? किसकी है? रॉबर्ट ढाल की, ये रॉबर्ट ढाल कह सकते हैं आप, जो भी आप कह लीजिए। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी। क्या कहा था इन्होंने, आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। इन्होंने यह बताने की कोशिश किया था कि शक्ति की तरह प्रभाव भी, शक्ति की तरह जैसे पावर होती है, शक्ति की तरह प्रभाव भी एक राजनीतिक विश्लेषण की अवधारणा है। रॉबर्ट ढाल, रो तथा लॉसबेल जैसे विद्वानों ने प्रभाव को एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में स्वीकार किया है। साधारण भाषा में प्रभाव का अर्थ वैसी वस्तु से है जो दूसरों के व्यवहार परिवर्तनों को सूचित करता है, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन रॉबर्ट ढाल साहब ने प्रभाव के अर्थ को और स्पष्ट करते हुए यह बताने की कोशिश किया था कि प्रभाव व्यक्तियों, संगठनों और विभिन्न संघों या फिर राज्यों के बीच में एक संबंध हो सकता है जिसमें एक कर्ता दूसरे कर्ता को वह करने के लिए प्रेरित कर देता है जिसको वास्तव में उसने किया नहीं होता है। अब इतना सब कुछ बताने के बाद भी मैं आपको एक लाइन में इसका जो अर्थ होता समझा रहा हूं। जैसे मैं कोई काम करूं ही ना, लेकिन उससे संबंधित बहुत सारी बातें करूं और आप उस काम को कर जाए। अब मैं वो काम क्या हो सकता है, यानी मेरी भाषा ऐसी हो सकती है कि जहां पर आपके बीच में हमने कोई दंगा नहीं किया पर आप दंगा कर जाएं, हमने नहीं मारा, हमने कोई हिंसा नहीं किया पर आप हिंसा कर जाएं। ठीक है ना? तो ऐसे में हम वो काम कर नहीं रहे, लेकिन हमारे आपके बीच में ऐसा इंटरेक्शन हो जा रहा है कि आप उससे प्रभावित हो गए और उस काम को आपने करना शुरू कर दिया। अभी आप विभिन्न संगठनों के बीच में हो सकता है, या विभिन्न राज्यों के बीच में हो सकता है, या विभिन्न देशों के बीच में भी हो सकता है, या अन्य के बीच में भी हो सकता है, या दो व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, ये बताने की कोशिश किया था यहां पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता हैं। गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता हैं आर्यम स्टॉकडिल, चेस्टर बर्नार्ड, कून तथा ओडोनेल और फिडलर। ठीक है, यहां पर नेतृत्व के बारे में बात कर रहा है और नेतृत्व की यह जो अवधारणा है इसके बारे में बात किया था चेस्टर बर्नार्ड साहब ने। किसने बात किया था? चेस्टर बर्नार्ड साहब ने।
आप जानते हैं चेस्टर बर्नार्ड बिहेवियरल अप्रोच वाले हैं, बिहेवियरल अप्रोच या बिहेवियरल दृष्टिकोण कह सकते हैं आप इसको। दृष्टिकोण थोड़ा हिंदी में हो जाएगा, अप्रोच इंग्लिश में हो जाएगा, बिहेवियरल दृष्टिकोण, यानी आप हिंदी में इनको आप व्यवहारवादी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप? व्यवहारवादी कह सकते हैं। और जो व्यवहारवादी हैं, जितने भी व्यवहारवादी हैं, उन जैसे व्यवहारवादियों में बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर चेस्टर बर्नार्ड साहब हैं, तो इन्हीं के साथ साथ हर्बर्ट साइमन साहब भी आते हैं। हर्बर्ट साइमन साहब भी आते हैं। इन्होंने गुणमूलक दृष्टिकोण, ये गुणमूलक दृष्टिकोण है क्या? एक्चुअल में चेस्टर आई बर्नार्ड साहब ने इसका समर्थन किया था। किसका? गुणमूलक दृष्टिकोण का। यहां पर दो दृष्टिकोण को समझना होगा, एक तो गुणमूलक दृष्टिकोण और दूसरा जो दृष्टिकोण होता है वह व्यक्ति आधारित दृष्टिकोण होता है। गुणमूलक दृष्टिकोण यह कहता है कि दरअसल जो एक सफल नेतृत्वकर्ता होता है, या कह सकते हैं जो सफल नेता होता है, वह उसका जो सफल नेतृत्व होता है वह उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं पर आधारित होता है। जो गुणमूलक अवधारणा है वह यह कहती है कि जो नेतृत्व होता है, जो लीडरशिप होती है, वह उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं पर आधारित होती है, व्यक्तिगत क्षमताओं पर आधारित होती है। और यह जो क्षमता होती है, वास्तव में यह क्षमता उसको जन्मजात भी जो है मिल सकती है। यानी गुणमूलक दृष्टिकोण यह भी कहता है कि नेता पैदा नहीं किए जाते हैं, नेता बनाए नहीं जाते हैं, वास्तव में नेता स्वतः पैदा होते हैं। नेता क्या होते? स्वतः पैदा होते हैं। आप जैसे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, तो नेता किसी ने बनाया, वास्तव में उसके अंदर एक प्राइमरी तौर पर लीडरशिप थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें नेतृत्व की क्षमता होती है और बचपन से ही दिखाई पड़ने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि नेता आप तभी अच्छा बन पाएंगे जब आप बहुत पढ़ा लिखे हो, बहुत गुणवान हो। बहुत गुणवान, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अच्छा नेता नहीं बन पाता है, और वहीं पर बहुत कम पढ़ा लिखा भी अच्छा नेतृत्वकर्ता भी हो सकता है। उसके लिए क्योंकि नेतृत्व अपने आप एक अलग योग्यता होती है। इसलिए कई बार जो एक विद्वान राजा भी हो सकता है, वो जो है वो दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली वाला मामला भी कर सकता है। और एक कम पढ़ा लिखा बंदा भी, जैसे कि अकबर आप जानते हैं शिक्षित नहीं था, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इतिहास में अकबर को महान कहा गया। लेकिन वहीं पर तुगलक पढ़ा लिखा था, और उसका तुगलकी फरमान जो है वो राजनीति में या इतिहास में मशहूर है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? चेस्टर बर्नार्ड नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता कौन है? चेस्टर बर्नार्ड साहब हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केस पद्धति किस देश की देन है? केस पद्धति, ठीक है, केस पद्धति, इसको हम आप इंग्लिश में केस स्टडी भी कह सकते हैं। ठीक है, किस देश की देन है? अमेरिका, भारत, फ्रांस, इंग्लैंड। उत्तर होगा अमेरिका। जो हमारे यहां राजनीति में केस स्टडी की जाती है, केस स्टडी चाहे वो लॉ के बेस पर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज के बेस पर हो, वो किसी दो या दो से अधिक देशों के संबंधों के मध्य की हो, या फिर किसी और प्रकार से हो, ठीक है, वो उसको बोलते हैं केस स्टडी। केस स्टडी से फायदा यह होता है कि केस स्टडी हमेशा यह बता देती है आपको कि इस प्रकार के समान केस में आप किस प्रकार का निर्णय लिए थे तो क्या परिणाम हुआ था, और यहां पर अगर आप किस प्रकार से निर्णय लेंगे तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। इसका इस्तेमाल कूटनीति में भी होता है, इसका इस्तेमाल सामान्य राजनीति में भी होता है, और इसका इस्तेमाल जो है वो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में भी होता है। ठीक है, और इस पद्धति का विकास आप कह सकते हैं अमेरिका में भी लगभग 1930 के दशक में हुआ था। ठीक है, और बाद में यह केस स्टडी जो है, केस पद्धति अध्ययन जो है, वो लोक प्रशासन में एक नियमित जो है प्रक्रिया के तौर पर शामिल कर ली गई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। मिलाना है सूची को आपको। सूची 1 में दृष्टिकोण का नाम दिया गया है, यानी आइडियोलॉजी का नाम दिया गया है, और यहां पर विचारकों का नाम दिया गया है। यहां पर ये मिलाना है आपको। ठीक है, मिलाइए जरा। शास्त्रीय उपागम यानी क्लासिकल अप्रोच किसने
में कौन सा विचारक इसमें से आएगा? क्लासिकल अप्रोच में आएंगे हेनरी फेयोल साहब। कौन आएगा? हेनरी फेयोल साहब आ जाएंगे। वैज्ञानिक प्रबंध उपागम अभी आया था। वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत किसने दिया था? FW टेलर साहब ने दिया था वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत। मानवीय संबंध उपागम भी अभी आया था। मानवीय संबंध किसने दिया था? एल्टन मेयो साहब ने दिया था। किसने दिया था? एल्टन मेयो साहब ने दिया था। एल्टन मेयो साहब ने दिया था। और व्यवहारवादी उपागम भी अभी ही आया है, इसी समय तुरंत इससे पहले। व्यवहारवादी उपागम में कौन आएगा? हर्बर्ट साइमन। अभी इससे पहले क्वेश्चन में अगर आपको याद होगा तो देखिए मैंने यहां पर लिखा था व्यवहारवादी। ये इन व्यवहारवादियों में कौन है? बर्नार्ड भी है और हर्बर्ट साइमन भी है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? व्यवहारवादी उपागम में हर्बर्ट साइमन साहब आ जाएंगे। अब जरा मिलाइए इसमें से क्या हो जाएगा? ए का क्या सही होना चाहिए? इसके हिसाब से ए का थर्ड होना चाहिए। ए का थर्ड किस में है? यहां पर है। चलिए ठीक है, यहां मान लीजिए जो 2 में है तो क्या हो जाएगा? और अगला देखिए बी का वैज्ञानिक प्रबंध उपागम, बी का 1 यहां पर भी दोनों मिल रहा है भैया। चलो और देखना पड़ेगा। सी में देखिए मानवीय संबंध एल्टन मेयो, यानी सी का 4 ए इसमें केवल डी में है। ठीक है, सी का 4 किसमें है? केवल डी में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ गए आप? शास्त्रीय उपागम में क्या आएगा भैया? हेनरी फेयोल आएगा। वैज्ञानिक प्रबंध उपागम में क्या आएगा? फ्रेडरिक टेलर आएंगे। मानवीय संबंध उपागम में कौन आएंगे? एल्टन मेयो आएंगे। और व्यवहारवादी उपागम में हर्बर्ट साइमन आएंगे। ठीक है, तो हमने कोशिश की आपको एक अच्छे 20 क्वेश्चन देने की। कंटिन्यू रहेगी श्रृंखला, चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर कुछ और बेहतर चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि और हमसे आप क्या चाहते हैं। जो भी हमारा योगदान हो सकता है आपकी तैयारी में, वो हम लोग जरूर करेंगे। धन्यवाद।